गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यह है भारत उदय। भारत का इतिहास हॉकी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने लगातार 6 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इतिहास रहा है। भारत ने टोटल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। एक डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा शाम में इस पर, हॉकी का जो भारत का इतिहास है और उस पर भारत ने क्या क्या किया है। बहरहाल न्यूज़ यह है कि 41 वर्ष के बाद भारत ने हॉकी में कोई पदक जीता है। इससे पहले 1980 में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 5 अगस्त 2021 का भारत ने 41 वर्ष के बाद हॉकी में कोई मेडल जीता है। भले ही कांस्य पदक जीता हो, लेकिन भारत ने हॉकी में कोई मेडल जीता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा खत्म, कंपनियों को बड़ी राहत। काफ़ी इम्पोर्टेंट सरकार कदम उठा रही है और लगातार ये चर्चा हो रहा था कि इस तरह का जो टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स? देखो, टैक्स जो होता है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है कि अगर कोई मान लो आज से कोई कर की व्यवस्था किया गया, आज कोई कर लगाया गया, जैसे मान लेते हैं कि सरकार 2021 में 1 सितंबर से कोई कर लगाती है और ये कर जो है 1 सितंबर को ये बिल पारित हुआ, लेकिन ये कर पहले के प्रोविज़न पे भी लागू होता। मसलन 1 सितंबर 2021 को सरकार अगर कोई कर लगाती है, मान लेते हैं कर 2001 के किसी प्रावधान पे भी लागू होता है या उससे पहले के प्रोविज़न पे भी लागू होता है, तो पूर्व से लागू किए गए टैक्स को ही कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। वर्तमान की कोई व्यवस्था पूर्व के नियमों पे लागू होता है या पूर्व के ईयर से जाकर के लागू होता है, पूर्व के वर्षों से जाकर लागू होता है, तो उसे कहा गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब देखो, इसमें क्या है कि एक हिंदी में से कहा जाता है एक पूर्वव्यापी कर कानून जो पारित होने की तारीख से पूर्व किसी अन्य तारीख से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आयकर अधिनियम में अप्रत्यक्ष हस्तांतरण कर लगाने की व्यवस्था 2012 में किया गया था, लेकिन उन पे सभी लेन देन को लागू किया गया था जो 1962 के बाद किया गया। मसलन कि 2012 में कानून आया, लेकिन उसे 1962 के बाद जितने भी कर का लेन देन हुआ था उस सब पे लागू किया गया। तो इसी को कहा गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यानी पूर्वव्यापी कर कहा जाता है इसे। सामान्यतः कर अधिरोपित करने वाले देशों द्वारा पूर्वव्यापी कराधान की व्यवस्था का उपयोग अपनी कराधान नीतियों में उन विसंगतियों को ठीक करना है जिसका प्रयोग पूर्व में कंपनियों के द्वारा अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया। जैसे 1962 के बाद जो कंपनी ने अनुचित लाभ लेने का कोशिश किया, उसे ठीक करने के लिए सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाती है। और ऐसा नहीं कि इस तरह का टैक्स का प्रोविज़न इंडिया में ही है, इस तरह का टैक्स का प्रोविज़न जो है अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी है। और भारत फाइनली इसे ख़त्म करने के लिए सरकार बिल लेकर आ रही है। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको निश्चित तौर पे पूरा पढ़ें। इसके बारे में नीचे जो है बिजनेस पेज पे भी दिया हुआ। देखो, पाकिस्तान में फिर हिंदू मंदिर पे हमला, मूर्तियों को तोड़ा। तो भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज़ जताया है कि इस तरह का जो आपके यहाँ काम हो रहा है, और लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब से मैंने देखा है कि 3-4 इंसिडेंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर किया हूँ जो इस तरह का बृहद इंसिडेंट हुआ जिसको कवरेज मिला। बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट को कवरेज नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पे हमला होता, मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी किस तरह से रिएक्ट करती है। जैसे एक बीबीसी का मैं एक आप लोगों को लिंक शेयर करूँगा, आप लोग उसे ज़रूर देखना। इंडिया में इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था 1992 में, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। और बाबरी मस्जिद विध्वंस को जिसने किया था, जिस 2 लड़के ने किया था, उस 2 लड़कों को जो है उसके गांव वाले ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया था।
दो लड़कों को उसके गांव वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में वो दो लड़के इस्लाम धर्म को कबूल किए और लगभग 50 से भी अधिक जो है मस्जिद की स्थापना किए हैं। क्या इस तरह का इंसिडेंट पाकिस्तान में होता है? क्या इस तरह का इंसिडेंट होता है कि जिसने मंदिर को विध्वंस किया उसके गांव वाले या उसकी सोसाइटी उसे मानने से रिफ्यूज कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं? तो इस तरह का चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होता। किसी भी जगह जो इस तरह की घटना होती है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वहाँ की सोसाइटी। अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करता है उस घटना को तो वैसी घटना होती रहेगी, और सोसाइटी अगर उसको डिफ्यूज करता है तो वैसी घटना नहीं होगी। बहरहाल मैं बीबीसी का लिंक सेंड करूँगा, निश्चित तौर पे आप लोग जाकर के उसे देखना। देखो, मिड डे मील से पहले स्कूलों में अब होगा नाश्ते भी मिलेगा। तो नई शिक्षा नीति में रिकमेंड किया गया है कि बच्चों को सुबह नाश्ता दिया जाए, उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो मिड डे मील के साथ अब स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में किया गया था। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसको डिस्कस किया था और वहाँ पे भी इस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। देखो, फेमा के उल्लंघन पे फ्लिपकार्ट को ईडी का 10,600 करोड़ रुपये का नोटिस इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो संस्था है ईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईडी के बारे में बस दो बातें आप याद रखना। एक तो ये याद रखना कि ईडी का जो है वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। दूसरा कि ईडी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 कार्यालय जो है मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, चंडीगढ़ में है और दिल्ली में है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रख लेना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ईडी 2 कानून के उल्लंघन में एक्शन लेती है, फेमा और पीएमएलए। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये 2 एक्ट का उल्लंघन होगा तभी जाकर के ईडी एक्शन लेगी। और यही क्वेश्चन कल प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम में पूछा गया था। कल ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किया। एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक को संसद की मंजूरी। देखो, समान नागरिक संहिता के बारे में चूंकि लगातार चर्चा होता है, भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिकता संहिता का जिक्र है, उसका प्रावधान है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और एक अलग से वीडियो मैं बना के दूंगा इस पर। समान नागरिक संहिता के क्या पक्ष हैं, क्या विपक्ष में पॉइंट दिए जा सकते हैं, क्यों भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, हर एक तर्क के साथ मैं कोशिश करूंगा उसको डिस्कस करने का एक सेपरेट वीडियो ला करके समान नागरिक संहिता के बारे में। बहरहाल आप इसको जरूर पढ़ें। देखो, आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए और भारत की कूटनीति के लिए। क्यों? क्योंकि अगस्त महीने में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से रिक्वेस्ट किया कि अफगानिस्तान के इशू पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। और आज फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है अफगानिस्तान के मुद्दे पे। अगर अफगानिस्तान में सीज फायर होता है तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में, तो निश्चित तौर पे ये भारत के लिए सकारात्मक कदम होगा और भारत की इस बात पे जोर भी रहेगी कि सीज फायर हो, यानी दोनों पार्टी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के खिलाफ बंदूक चलाना बंद कर दें। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट होता है। जो भी आउटपुट होगा कल हम इस पर डिटेल से डिस्कस कर देंगे। महंगाई के बावजूद विकास दर पे बना रहेगा रिजर्व बैंक का फोरम। आज मौद्रिक समीक्षा नीति की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है वो कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मौद्रिक समीक्षा नीति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है और इस समिति पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा है। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि मौद्रिक समीक्षा नीति का गठन किया गया था जून 2016 में। वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से मौद्रिक समीक्षा नीति का गठन किया गया था। वित्त अधिनियम 2016 तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में संशोधन करके मौद्रिक समीक्षा नीति का
गठन किया गया, इसे वैधानिक रूप दिया गया, संस्थागत रूप दिया गया। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है इंग्लिश में इसको। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं RBI से और 3 सदस्य होते हैं सरकार से। RBI से जो 3 सदस्य होते हैं उसमें एक सदस्य होते हैं RBI अध्यक्ष, जो इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। इसकी प्रत्येक 2 महीने पे मीटिंग होती है और इस तरह से वर्ष में इसकी टोटल 6 मीटिंग होती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 12 मेंबर होते हैं, तो ये गलत था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सिर्फ 6 मेंबर होते हैं। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कितनी मीटिंग होती है एक वर्ष में, तो टोटल 6 मीटिंग होती है एक वर्ष में, क्योंकि प्रत्येक 2 महीने पे एक मीटिंग होती है MPC कमेटी की। देखो, ये टॉपिक जब कोरोना वायरस चल रहा था तब काफ़ी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सरकार ने बल्क ड्रग पार्क पे अब तक नहीं बढ़ाए कदम। ड्रग पार्क जो है इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का फार्मास्यूटिकल हब है। सबसे अधिक दवाई का भारत उत्पादन करता है विश्व का। विश्व के बाजार में सस्ती दवाइयों भारत बेचने का काम करता है। ये अच्छी बात है, लेकिन बावजूद इसके भारत के पास ड्रग पार्क नहीं है। बावजूद इसके भारत के पास दवाई का कच्चा माल नहीं है। दवाई के कच्चा माल को API कहा जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इस पर भी कई एडिटोरियल आया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या होता है API। API को साधारण शब्दों में आप दवाई का कच्चा माल कहिए। तो जो भी दवाई भारत बनाता है उसका कच्चा माल बहुत कम भारत में उत्पादन होता है। तो ज़्यादातर इसके उत्पादन या इसके आयात पे हम निर्भर थे और वो चाइना पे निर्भर थे। चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, तो चाइना से हम वो चीज़ें लेना बंद कर दिए। तो उसके बाद भारत पे प्रेशर आ गया कि इसका खुद निर्यात, खुद मैन्युफैक्चर किया जाए। इंडिया में अधिक से अधिक मात्रा में API का प्रोडक्शन भारत में ही स्टार्ट किया जाए। और अभी के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं, जो हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं उस वैक्सीन का जो API है वो अभी अमेरिका से आ रहा है। उस वैक्सीन का जो कच्चा माल है वो अमेरिका से आ रहा है। तो निश्चित तौर पे API को लेकर के या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के सरकार को कंसर्स होने की ज़रूरत है, कंपनी को कंसर्स होने की ज़रूरत है, और भारत में ही इसका अधिक से अधिक निर्माण होना चाहिए। देखो, इसको भी एक बार देख सकते हैं। अधिक खर्च वाली नीतियों पे ध्यान दे केंद्र सरकार। थोड़ा लीक से हट के इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन चूंकि ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, तो इनके स्टेटमेंट को सुना जाना चाहिए। एक बार इसको निश्चित तौर पे आप लोग पढ़ें। न थमने वाला है जाति का मंथन। तो जाति आधारित जनगणना को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ, एक बार इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जरूर पढ़ें आप लोग। अशांत अफगान और बारूद के ढेर पे पाक। तालिबान को लेकर के ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। तालिबान का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जरूर पढ़ें, चूँकि वर्तमान में जो डेवलपमेंट हो रहा है तालिबान में, तो उसको लेकर के यहाँ पे दिया हुआ, चर्चा किया हुआ, कुछ पॉइंट अच्छे दिए हुए हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन कल अगर देखता हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के पास इसका कोई आउटकम आता है, विशेष आउटकम आता है, तो मैं स्पेशल वीडियो बना करके उस पर डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। अंतर्राष्ट्रीय पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है आज। चलिए, आज हमारे पास न्यूज़ इतना ही था, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और एटलीस्ट जिस न्यूज़ को मैंने बोला कि आप पढ़ लेना, उसको निश्चित तौर पे आप लोग पढ़ लेना। ये जो PDF है इसका, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का PDF है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। उसको जा करके डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके अपने में सेव कर लें। मैं उसको डिलीट कर दूंगा। 1-2 दिन से ज़्यादा पुराना मैं न्यूज़पेपर नहीं रखूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया जा सकता है, इसलिए 2-3 दिन से ज़्यादा का पुराना न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। तो उसको आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसको ज़रूर पढ़ें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।